तो हम लोग देखते हैं कि योग प्रशिक्षण में प्रश्न पूछने की कला और विज्ञान क्या है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और किस-किस तरीके के जो है यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे। 1 सेकंड चलिए हम लोग देखते हैं आज 7th हम लोग इसका चैप्टर देख रहे हैं। इसे बताया गया है कि प्रशिक्षण एक क्या है? विज्ञान है, क्योंकि यह वैज्ञानिक सिद्धांतों पर चलता है। तो यहाँ पे बात किया गया है टीचिंग का, प्रशिक्षण के बारे में बात किया गया है कि ये वैज्ञानिक सिद्धांतों पर चलता है और यह एक कला भी है। तो यहाँ पे विज्ञान और कला दोनों बोला गया है टीचिंग को, क्योंकि ये एक कौशलपूर्ण कार्य है। तो ये कौशलपूर्ण कार्य है, इसकी वजह से स्किल बेस्ड जो है ये वर्क है, इसकी वजह से इसे विज्ञान और कला जो है दोनों बोला गया है। प्रश्नोत्तर वाली जो है प्रशिक्षण पद्धति प्राचीन और सक्षम और लोकप्रिय है। तो अगर पहले के समय में देखेंगे तो जो भी पढ़ाने के जो तरीके थे उसमें स्टूडेंट प्रश्न पूछता था और टीचर उसके एक्सप्लेन करते थे। तो तभी जो है प्रशिक्षण पद्धति हम लोग बोल सकते हैं प्राचीन समय में। शिक्षकों को ये पता चलता था कि शिष्य को समझ में आया है या नहीं। तो अगर नहीं समझ में आता था तो बच्चे प्रश्न पूछते थे और कई प्रकार के प्रश्न होते थे, जैसे कि सामान्य प्रश्न है, प्रगति वाले प्रश्न या फिर विचार करने वाले, गहन सोच विचार करने वाले, तुलनात्मक और सोच पर मजबूर करने वाले, इस तरीके से जो है प्रश्न आपके होते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न के यहाँ पे किस किस तरीके के हैं। तो जैसे यहाँ बताया गया कि सामान्य प्रश्न है, प्रगति करने वाले या फिर विचार करने वाले, गहन सोच विचार वाले, तुलनात्मक और सोचने पर मजबूर करने वाले। अगर अच्छे प्रश्न का मूल स्वभाव ध्यान में रखना चाहिए, और ये बताया गया है कि हमेशा एक अच्छे प्रश्नों का जो है मूल स्वभाव को ध्यान में रखना चाहिए। कठिन प्रश्न जो है शिक्षित विद्यार्थियों से पूछने चाहिए। किस तरीके के प्रश्न कैसे छात्रों से पूछने चाहिए वो यहाँ पे बताया गया है। सरल प्रश्न कम शिक्षित विद्यार्थियों से पूछना चाहिए और सभी प्रश्न जो है योग विद्यार्थियों को प्रेरित करने वाले हों और इस तरीके के प्रश्न पूछने चाहिए जो कि योग के जो स्टूडेंट है उसको प्रेरित करने के लिए हो। प्रश्न अर्थपूर्ण होना चाहिए, संदेह पैदा करने वाले प्रश्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उससे किसी प्रकार का संदेह भी नहीं होना चाहिए। साथ में योग प्रशिक्षक पूरा प्रश्न विनम्रता पूर्वक पूछे, और जो भी प्रश्न पूछे अगर वो योग के टीचर है तो वो विनम्रता पूर्वक जो है प्रश्न पूछेंगे। अतः पाठ सिखाते समय शिक्षक सरल प्रश्न पूछे और फिर कठिन प्रश्न पूछे। तो शुरुआत में जो है जैसे हम लोग ज्ञात से अज्ञात की बात करते हैं तो उसी तरीके से पहले शुरुआत में जो है सरल प्रश्न पूछे, बाद में कठिन प्रश्न पूछे। उसके साथ ही देखेंगे तो यहाँ पे विशेष शब्द के बारे में बताया गया है कि कला, विज्ञान, प्रश्न पूछना, पाठ प्रस्तुतिकरण और योग प्रशिक्षण। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग सबसे पहले प्रस्तावना के बारे में। प्रशिक्षण जो है एक कला और विज्ञान दोनों है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रशिक्षण जो है क्या है, तो एक कला और विज्ञान दोनों है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्रशिक्षण जो है कला और विज्ञान दोनों है, यहाँ पे बताया गया है। ये जो है गांगुली एवं मूर्ति के अनुसार बोला गया है। प्रशिक्षण एक विज्ञान है क्योंकि वह वैज्ञानिक सिद्धांतों पर चलता है। तो प्रशिक्षण क्या है, वैज्ञानिक सिद्धांतों पर चलता है, इस वजह से उसे विज्ञान बोला गया है। और वह एक विज्ञान की शाखा है जो कि शरीर संविज्ञान, मानसिक विज्ञान और समाज शास्त्र और शिक्षा शास्त्र के सिद्धांतों पर चलता है। परंतु शिक्षण के सिद्धांत की विधि जो है नहीं बना सकते, जैसे गणित में होता है। तो यहाँ पे जो है बताया गया है कि हम लोग अगर योग के बारे में बात कर रहे हैं तो इसे हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये जो है प्रशिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। विज्ञान के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे शरीर विज्ञान, मानसिक विज्ञान, समाज शास्त्र, उसके बाद शिक्षा शास्त्र के सिद्धांत पर ये चलता है। परंतु अगर हम लोग बात करते हैं शिक्षण के सिद्धांत की विधि नहीं बना सकते इसको, कि शिक्षण सिद्धांत की विधि है। जैसे कि गणित होता है, प्रशिक्षण जो है ये कला है क्योंकि यह कौशल पूर्ण काम है। कुछ लोग जो है जन्मजात शिक्षक होते हैं क्योंकि उनमें प्रशिक्षण का गुण जन्म से ही होता है। किसी को टीचिंग करने का गुण जो है वो जन्म से ही होता है।
परंतु कोई भी व्यक्ति प्रशिक्षण की कला और विज्ञान सही प्रशिक्षण और अभ्यास से प्राप्त कर सकता है। प्रशिक्षण जो है एक विज्ञान है, क्योंकि इसका कोई जो है परिपक्व जो है सिद्धांत नहीं है, कोई मैच्योर इसका जो है थ्योरी नहीं बताया गया, कोई फॉर्मूला नहीं बताया गया है, क्योंकि वह जो है कुछ सिद्धांतों पर आधारित होता है। शिक्षक का हेतु जो है ज्ञान का प्रसार करना है। तो यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखना है कि शिक्षक का हेतु क्या है, तो ज्ञान का प्रसार करना। प्रोत्साहन और रोचक वातावरण बनाना जरूरी है। प्रश्नोत्तर द्वारा जो है शिक्षण केवल बाकी विषयों से जो है जुड़ा नहीं, परंतु योग प्रशिक्षण से भी प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रश्नोत्तर जो है हम लोग केवल बाकी सब्जेक्ट में नहीं पूछ सकते, हम लोग योग में भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। उसके साथ ही प्राचीन समय में जब ऋषि सिखाते थे तो प्रश्नों से शिक्षण होता था प्राचीन समय में, जैसे कि भगवत गीता में भी बताया गया है। भगवत गीता में भी इसका संदर्भ मिलता है, परिप्रश्नेन सेव्या। ठीक है, ऐसा जो है बताया गया है, चौथा अध्याय का 34 नंबर श्लोक में देखने को मिलता है। उसके साथ ही प्रश्नोत्तर के दौरान जो है गुरु शिक्षक अपने शिष्यों के जो है प्रश्न हल कराते थे। प्रशिक्षण के सभी प्रकारों में यह प्रश्नोत्तरी वाली जो है विधा सबसे पुरानी है, सबसे बड़ी जो है विधा बड़ी पुरानी है, और आज भी जो है बड़ी जो है सक्षम और लोकप्रिय भी है प्रश्न पूछने की प्रक्रिया। और एक प्रक्रिया होने से बच्चों से लेकर जो है बड़ों तक के सभी को जो है इस प्रश्नोत्तर प्रक्रिया से जो है सिखाया जा सकता है। तो इस प्रश्नोत्तरी प्रक्रिया से जो है सभी को आसानी से सिखाया जा सकता है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब प्रश्न पूछने के हेतु क्या-क्या हैं? क्या-क्या प्रश्न पूछने के यहाँ पे हेतु बताए गए हैं? तो प्रश्न पूछने का हेतु जो है शिक्षक को बच्चों की क्षमता का पता चलता है और उसके आगे पीछे की स्थिति समझ में आती है। तो जब हम लोग प्रश्न पूछते हैं बच्चों से, तो इससे क्या पता चलता है कि बच्चों की एबिलिटी क्या है, उसके साथ ही उसका पीछे का बैकग्राउंड किस तरीके से, किस प्रकार वो समझ पा रहा है, ये जो है समझ में आता है। प्रश्न पूछने के हेतु में यहाँ पे बताया गया है कि विद्यार्थी को प्रेरित कर विषय की तरफ उसका ध्यान खींचने में मदद मिलता है। बच्चे अगर नहीं समझ पा रहे हैं, जब उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तब वो उस चीज पे ध्यान कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। रुचि बढ़ाता है और प्रश्न पूछने वाली क्षमता भी बनती है, और जिससे जो है खाली बैठने में मदद मिलता है। तो बच्चे जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं जब प्रश्न पूछा जाता है तो। उसके साथ ही शिक्षक बच्चे की क्षमता जो है यहाँ पे समझता है, और वह कौन से विषय में रुचि लेता है यह भी समझ में आता है। तो कौन सा सब्जेक्ट में ज्यादा रुचि है बच्चों की, कौन सा क्वेश्चन में उसे ज्यादा सॉल्व करने में मजा आता है, ये भी जो है पता चलता है टीचर को। उसके साथ ही शिक्षक को ये भी पता चलता है कि बच्चे को उसकी समझ आई या नहीं आई, जिससे वह विषय को आगे बढ़ा पाता है। यानी जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्रश्न पूछने से ये पता चल जाता है। अगर आंसर नहीं दे पाते यानी उसे समझ में नहीं आया, फिर से उसको समझने की कोशिश। आवाज आ रही है ना? पूर्व ज्ञान में जो है नया ज्ञान मिश्रित करने के लिए, तो पूर्व ज्ञान और नया ज्ञान में मिश्रित करने के लिए भी जो है प्रश्न पूछना आवश्यक हो जाता है। यानी पहले के ज्ञान और अभी के ज्ञान जो पढ़ाया जा रहा है उसे जोड़ने के लिए भी अच्छा माना जाता है। बच्चों को सोचने देता है और सोचने की आदत भी डालता है। तो जब तक प्रश्न पूछेंगे नहीं, बच्चे अपने दिमाग लगाएंगे भी नहीं। बच्चे को मुश्किल समझने के लिए, तो बच्चों के जो है मुश्किल समझने के लिए भी है। साथ में प्रश्न अगर शिक्षक को अच्छे लगे तो वह समझ सकता है कि उसका जो है प्रशिक्षण सफलतापूर्वक है। तो अगर प्रश्न अगर शिक्षक को अच्छे लगे तो जो बच्चों को अगर अच्छा लगता है तो उसे समझ में आता है कि प्रश्न जो है सही पूछा गया है और बच्चे जो समझ रहा है, सभी सही तरीके से प्रशिक्षण हो रहा है। साथ में विद्यार्थियों को शिक्षण की सभी सीढ़ियों पर जो है मदद करने के लिए भी ये प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट होता है। मस्तिष्क को जो है सक्षम बनाने की भी यहाँ पे मदद मिलती है। तो मस्तिष्क को सक्षम बनाने में भी मदद मिलती है प्रश्नोत्तरी विधि से। तो वही सारी चीजें यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे प्रश्न के प्रकार बताया गया, कौन कौन से प्रश्न के प्रकार हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रश्न के प्रकार देखेंगे ना, तो 7 प्रकार के प्रश्न है। आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। पहला बताया गया प्रस्तावना प्रश्न, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बताया गया है। दूसरा बताया गया है, दूसरा है आपका प्रश्न बनाना। ठीक है, प्रश्न बनाना, डेवलपिंग क्वेश्चन,
एंड तीसरा देखेंगे तो विचार करने पर मजबूर करने वाले प्रश्न, विचार करने पर मजबूर करने वाले प्रश्न, ठीक है, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन। एंड फोर्थ नंबर में देखेंगे तो कुछ समस्या वाले प्रश्न, कुछ समस्या वाले जो है प्रश्न, ठीक है, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस। उसके बाद बोध कराने वाले प्रश्न, के बोध कराने वाले प्रश्न, ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। एंड देन देखेंगे तो तुलनात्मक प्रश्न है, यानी कि कंपैरिजन क्वेश्चन, सारांश प्रस्तुत करने वाले प्रश्न, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे 7 प्रकार से जो है प्रश्न पूछने के प्रकार बताए गए। ओके, ये जो है आपको क्रम से लिख लेना है एक पेज में। एक पेज में जो है ना क्रम यहाँ पे जिस तरीके से बताया गया, बहुत सारी चीजें हम लोग देखे, इसको हम लोगों को क्रम वाइज याद रखना है, क्योंकि वहां पे सीक्वेंस में लगाने के लिए दे दिया जाता है। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं प्रस्तावना प्रश्न के बारे में। अब प्रस्तावना प्रश्न जो है किस तरीके से, इसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे। ओके, तो काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस में सबसे पहले इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ बताया गया कि विद्यार्थियों की गहराई और पूर्व ज्ञान अनुभव खोजने के लिए और फिर उसमें कुछ नया जोड़ने के लिए, किंतु यहाँ पे शिक्षक जो है ध्यान रखेंगे, कौन कौन से बातों पे ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले प्रस्तावना प्रश्न में ये बताया गया है कि यहाँ पे क्या चीज का पता चलता है, तो गहराई, विद्यार्थी की गहराई का, उसके पूर्व ज्ञान का पता चलता है, उसके अनुभव खोजने के लिए और फिर से उसमें कुछ नया जोड़ने के लिए। यहाँ पे शिक्षक को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, तो पाठ का प्रारंभ करते हुए योग शिक्षक प्रस्तावना प्रश्न जैसे कि आसन से क्या समझते हो इत्यादि प्रश्न पूछने चाहिए शुरू में। उसके बाद बताया गया शिक्षक और क्या ध्यान रखेंगे, तो प्रारंभ में केवल 1 या 2 प्रश्न ही पूछे, ऐसा नहीं कि आए क्लास में धड़ाधड़ क्वेश्चन किए जा रहे हैं, इस तरीके से भी नहीं करना है। तो ये बच्चों को शिक्षित करने में शिक्षक के जो है काम आता है। विद्यार्थी मस्तिष्क का उपयोग करने में यहाँ पे मजबूर हो जाता है और विषय को समझता है और उसकी दृष्टि भी जो है बढ़ती है सोचने की। तो यहाँ पे जैसे कि खेती के उदाहरण, जैसे कि रुई का उत्पादन के बारे में बताया गया कि आपका शरीर कैसे, अपने शरीर जो है कैसे ढके, कपड़े कैसे बनते हैं, इस तरीके से रुई जो है किस पेड़ से निकलते हैं। वैसे ही यौगिक प्रशिक्षण, आसन आदि सिखाने के लिए जो है इस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे कि स्वास्थ्यता जो है क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्यों जो है वाई डू यू वांट हेल्थ। उसके बाद जो है स्वस्थता रोज के काम के लिए जरूरी है क्या, इज हेल्थ नेसेसरी फॉर आवर डे टू डे वर्क। शारीरिक शक्ति क्यों जो है चाहिए, ठीक है, वाई डू यू वांट फिटनेस। फिर अपने जीवन में क्या जरूरी है, अपने जीवन में वो जरूरी है क्या, योग है अपने जीवन में क्या जरूरी है, ये आर दे नेसेसरी फॉर आवर लाइफ। उसके बाद अपने को स्वास्थ्यता और शक्ति कैसे मिलेगी, किस प्रकार जो है हमें हेल्थ और फिटनेस मिलेगा। पारंपरिक ग्रंथों में आसनों का क्या उद्देश्य है, हाउ कैन बी गेट, सॉरी, तो पारंपरिक ग्रंथों में जो है आसन के बारे में क्या मेंशन है ट्रेडिशन टेक्स्ट में। इस तरीके के जो है बच्चों से शुरुआत में हम लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न का प्रकार है। आपके एग्जाम में अगर प्रस्तावना प्रश्न पूछा जाएगा तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि इसका उद्देश्य ही क्या है, कि पहले के ज्ञान को आपको जानना, उसका क्या अनुभव है और किस तरीके से उसमें नया ज्ञान को जोड़ना है, क्योंकि बच्चों को अगर पता नहीं रहेगा तो टीचर बताएंगे तो पुरानी चीज और नई चीज यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब डेवलपिंग क्वेश्चन, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रश्न बनाना। तो यह विद्यार्थियों को किसी अभ्यास अथवा विषय में आगे बढ़ाने में शिक्षक को मदद करता है। विद्यार्थी अपना दिमाग उपयोग करने में यहाँ पे मजबूर होते हैं, विषय समझने में मजबूर होते हैं और दृष्टि भी इससे बढ़ती है। उदाहरण के तरीके से अगर देखते हैं तो अगर शिक्षक कलकत्ता पोर्ट का जो है भूगोल सिखाना चाहता है तो उससे जो है प्रश्न होंगे, उसके क्या प्रश्न हो सकते हैं कि इस भारतीय नक्शे में कोलकाता जो है पोर्ट किधर है, कोलकाता में कौन सी जगह का नाम जो है खिदिरपुर है, इस जगह में इतनी जो है लोक संख्या क्यों है, कोलकाता पोर्ट को जो है निर्यातित होने वाली कौन सी चीजें है, कौन सी चीजें वहां से जो है निर्यात होती है, पश्चिम बंगाल में जूट लोकप्रिय क्यों है, वो जूट के कारखाने कहाँ है और वो कारखाने कहाँ उपयोगी है। तो इस तरीके से अगर वो पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न बनाएंगे बच्चे।
योग सिखाते समय जो है एक योग प्रशिक्षक यह पूछ सकता है कि मानव शरीर के चित्र में कितने अंग हैं और उसके जो है उसमें उनके कार्य क्या है, किडनी जो है कहाँ पे स्थित है, उसका काम क्या है और उस अंग का दूसरे अंग से कैसे संबंध है क्या? इस तरीके से यौगिक जो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। यौगिक अभ्यास अलग-अलग तरीकों से कैसे काम करता है, इस तरीके से जो है प्रश्न जो है यहाँ पे बनाना इसको बोला गया, तो इस तरीके से प्रश्न जो है बना सकते हैं। ओके, तो ये दूसरा जो है प्रश्न यहाँ पे बच्चे अपने दिमाग लगा के प्रश्न बनाएगा, ठीक है? तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रश्न बनाना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन के बारे में देखेंगे हम लोग। यहाँ पे विचार करने पर मजबूर करने वाले प्रश्न, यानी बच्चे सोचने लग जाए ऐसा प्रश्न करना है। तो ये विशेष ढंग से नए विचार विकसित करने के लिए पूछे जाते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों पर ध्यान खींचता है और ध्यान खींचकर पाठ की तरफ लगाता है। तो कैसे बच्चे जो है उस विचार को जो है विचार करने पर जो है मजबूर कर दे, इस तरीके से टीचर जो है माहौल को क्रिएट करते हैं। अब जैसे ऐतिहासिक विषय को अगर हम लोग लेंगे, ठीक है? यहाँ पे अगर टॉपिक ऑफ हिस्ट्री को लेते हैं तो अकबर और राजपूत कुटुंब का क्या संबंध है, उसके फैमिली रिलेशनशिप क्या है राजपूत का और अकबर का। इस तरीके से जो हमारी हिस्ट्री के विषय हैं उसमें हम लोग देख सकते हैं कि अकबर ने सर्वोच्च गद्दी राजपूत को क्यों दी, उनका सम्मान क्यों, और उनकी जो है उसने राजस्थानी लड़की से जो है शादी क्यों की। ये तो आप कहोगे कि हिस्ट्री के सेंस में क्वेश्चन पूछना विचार पर मजबूर करने वाले क्वेश्चन है इस तरीके से। लेकिन योगा के क्षेत्र में हम लोग यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, तो यहाँ पे बताया गया है कि स्नायु व्यवस्था और आसनों का क्या संबंध है, ठीक है? तो स्नायु व्यवस्था और आसनों का यहाँ पे क्या महत्व बताया गया, रिलेशनशिप मस्कुलर सिस्टम एंड डूइंग फॉर आसनास। नाड़ियों की व्यवस्था और प्राणायाम का क्या संबंध है, और यौगिक अभ्यास सीखने का क्रम क्या हो सकता है, किस तरीके से हम लोग यौगिक अभ्यास को सीख सकते हैं, और हमें जो है पारंपरिक किताबों में कोई कड़ी मिलती है। तो ये जो है विचार को मजबूर करने वाले जो है इस तरीके के प्रश्न जो है पूछ सकते हैं बच्चों से, ठीक है? अब प्रॉब्लमेटिक जो है क्वेश्चन देखेंगे, कुछ समस्या वाले प्रश्न। अब समस्या वाले प्रश्न यहाँ पे क्या बताया गया समस्या वाले प्रश्न के बारे में, तो इतिहास के लिए एक विषय की तरह विश्व युद्ध एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के सामने एक प्रश्न प्रस्तुत करता है, ठीक है? तो इतिहास के लिए अगर हम लोग देखते हैं हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री विषय में बात कर रहे हैं, तो विश्व युद्ध से रिलेटेड एक शिक्षक अपने विद्यार्थी के सामने एक प्रश्न प्रस्तुत करता है कि अगर बहुत बड़ी दो शक्तियां जैसे कि रूस और अमेरिका युद्ध करे तो अगर हिटलर जगत का राजा होता तो क्या स्थिति होती? यानी कि इस तरीके से जो है कुछ समस्या वाले प्रश्न, वो समस्या हुई हो या फिर नहीं हुई, मतलब नहीं हुई हो, इस तरीके से कि अगर भारत अमेरिका के बीच युद्ध हो जाएगा तो क्या स्थिति बनेगा? तो वहाँ पे बच्चे के जो है जैसे कि यूपीएससी में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, कि उसके सामने समस्या पहले रख दिया गया है। आपको जैसे कि आप देखते होंगे इंटरव्यू भी होता है ना, तो उसके सामने इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप अपने समाज में किस तरीके से अगर ऐसा चीजें हो गई तो आप कैसे टैकल करेंगे उसे। तो ये जो है कुछ समस्या वाले प्रश्न यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है? योग के क्षेत्र में प्राणायाम का जो है श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया के संबंध में यहाँ पे हम लोग योग के क्षेत्र में प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं कि क्या प्राणायाम श्वास प्रश्वास से या फिर नाड़ी संस्थान से संबंधित है? क्या श्वास को रोकना प्राणायाम है? गाना गाते समय या वजन उठाते समय हम श्वास को नियंत्रित करते हैं, क्या उसे प्राणायाम कहते हैं? हम श्वास लेते हैं इसलिए छाती का विस्तार होता है, या छाती का विस्तार होता है इसलिए श्वास लेते हैं? दोनों में ठीक क्या है? श्वास लेने पर छाती का कौन सा हिस्सा विस्तार पाता है, या श्वास अंदर लेने पर पेट एवं छाती अंदर जाती है, या सिर्फ छाती विस्तार होता है? तो इस तरीके के जो प्रश्न जो है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ समस्या वाले प्रश्न, ठीक है? कॉम्प्रिहेंसिव वाले प्रश्न को देखेंगे, बोध कराने वाले प्रश्न। तो जो प्रश्न ऐसे प्रश्न जो कि पाठ के बारे में सही समय दिलाने के लिए शिक्षक वर्ग सिखाता है, ऐसे प्रश्न विद्यार्थियों की गहन शक्ति बढ़ाता है और विचार करने की शक्ति बढ़ाता है। तो बोध कराने वाले प्रश्न जो है ये विद्यार्थियों के जो है जो ग्रहण शक्ति है उसको बढ़ाता है,
कितना ज़्यादा जो है वो उसे एब्ज़ॉर्ब कर सकता है और उसके विचार की शक्ति को जो है बढ़ाता है। तो यहाँ पे जैसे कि हिस्ट्री से रिलेटेड अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे टॉपिक ऑफ हिस्ट्री देखेंगे, तो सिकंदर और पोरस के बारे में जैसे यहाँ पे बोला गया है कि सिकंदर ने भारत पर हमला क्यों किया? पोरस ने सिकंदर के साथ क्यों लड़ाई की? पोरस युद्ध क्यों हारा? सिकंदर पोरस के साथ कैसे पेश आया? तो ये तो बोध कराने वाले प्रश्न हैं, ठीक है? यहाँ पे बोध कराने के लिए बोला गया है। और योग में हम लोग कैसे देख सकते हैं, योग शिक्षक ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि हम आसन सिद्धांत को क्यों अपनाएं? प्राणायाम के सिद्धांत क्या है? आसन कैसे किए जाएं? तो ये जो है आपके किस तरीके के तो बोध कराने वाले प्रश्न है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे छठा वाला तुलनात्मक प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे क्या बताया गया है कि कोई भी पाठ अच्छी तरह तुलनात्मक ढंग से सीखा जा सकता है, जिससे दो तथ्यों में अंतर समझ में आता है। तो तुलना करके जैसे बोलते हैं ना आसन और सॉरी योग और व्यायाम में क्या अंतर है, इस तरीके से भी हम लोगों से क्वेश्चन जो है क्लास में करवाया जाता था और डिबेट करवाया जाता था। तो यहाँ पे भी कोई भी पाठ जो है कोई भी पाठ अच्छी तरह तुलनात्मक ढंग से सीखा जा सकता है, यानी तुलना करके कोई भी चीज को हम लोग अच्छे से सीख सकते हैं और जिससे जो है दो तथ्य में अंतर समझ में आता है। तो यहाँ पे विषय अगर हम लोग देखेंगे कि जीने की विद्या या पद्धति, बंगाल और पंजाब का मौसम कैसा होता है और इन लोगों में कपड़े कैसे होते हैं, क्या इन दोनों लोगों के जीवन जीने के अलग अलग पद्धति है या फिर क्या इन दोनों लोगों के खाने के तरीके अलग हो या फिर आसन एवं व्यायाम में क्या भिन्नता है, प्राकृतिक श्वास और प्राणायाम एवं गहरे श्वास में क्या भिन्नता है। तो इस तरीके के तुलनात्मक यानी तुलना वाले प्रश्न, कंपेयर करने वाले प्रश्न। और जो अंतिम प्रश्न है आपका सारांश प्रस्तुत करने वाले प्रश्न है, ठीक है? यहाँ पे बताया गया पाठ के अंत में विषय सारांश रूप से प्रस्तुत करते हुए विद्यार्थियों की क्षमता को जानने हेतु फिर से शिक्षण दोहराने के लिए और विद्यार्थियों की क्षमता जानने के लिए। तो यहाँ पे कभी-कभी क्या होता है, सर पहले ये वाला काम करते थे, अभी भी कभी-कभी करते होंगे, जैसे कि अभी करते हैं सर, क्लास में जैसे पूरा पढ़ा देते हैं और उसके बाद आप लोगों को ऊपर से नीचे तक जितने भी चीजें बताए हैं एक बार फिर से रिपीट करवा देते हैं, या तो फिर किसी स्टूडेंट को बोलते हैं कि आज हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा, एक सारांश के रूप में आप उसको बता दीजिए, समरी के रूप में, ठीक है? तो इस तरीके का जो है एक आपका सारांश प्रस्तुत करने वाले प्रश्न होंगे और बच्चे उसे ईजी तरीके से शॉर्ट में बताते हैं, ठीक है? जैसे कि हम लोग क्लास के प्रारंभ में भी कल हमने क्या पढ़ा, इस तरीके के पहले एनाटॉमी में जैसे मैं पहले करती थी कि पिछले क्लास में हमने क्या देखा, तो ऊपर से लेके सारे आप लोग बताते थे पिछले क्लास के, तो इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो ये सारांश प्रस्तुत करने वाले प्रश्न है। तो यहाँ पे क्या बातें की गई है कि पाठ के अंत में विषय सारांश के रूप में प्रस्तुत करते हुए विद्यार्थी की क्षमता को जानने हेतु फिर से शिक्षण दोहराने के लिए और विद्यार्थियों की क्षमता जानने के लिए विषय कश्मीर के लोगों के जीवन शैली, वे कपड़े कैसे पहनते हैं, कश्मीरियों का मुख्य खाना क्या है, इन लोगों का कामकाज क्या है, कश्मीर की सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है, वैसे ही योग के क्षेत्र में देखेंगे तो आसन प्राणायाम हम क्यों करते हैं, बंद और मुद्रा की भूमिका क्या है, महर्षि पतंजलि के अनुसार योग में जो है कितनी सीढ़ियां हैं। तो इस तरीके के सारांश प्रस्तुत करने वाले जो है प्रश्न है, ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि अच्छे प्रश्नों के आधारभूत गुण क्या क्या होंगे। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि अच्छे प्रश्न के जो है क्या क्या आधारभूत गुण हो सकते हैं, ठीक है? छठा ही प्रश्न चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बताया गया कि प्रश्न पूछना कला और विज्ञान दोनों है। तो यहाँ प्रश्न पूछने के बारे में कला विज्ञान दोनों है। क्या करे, क्या ना करे, कितनी मात्रा में, प्रश्न छोटे, सारगर्भित और पूर्ण होना चाहिए। तो ये वर्ड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रश्न कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, सारगर्भित होना चाहिए और पूर्ण होना चाहिए, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ओके? अब यहाँ पे बताया गया कि किसी भी हिसाब से बड़े बड़े प्रश्न ना हो, सीधे सीधे विषय से संबंधित होने चाहिए। तो प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो सीधे सीधे विषय से संबंधित हो, बड़े बड़े प्रश्न नहीं होना चाहिए। अब क्या क्या देखेंगे, तो विद्यार्थियों की आयु और लिंग के हिसाब से प्रश्न पूछना चाहिए। तो बच्चों का जो है क्या एज है और बच्चों के अकॉर्डिंग उसके सेक्स और एज के अकॉर्डिंग उसे प्रश्न पूछना चाहिए। कठिन प्रश्न बड़े विद्यार्थियों को और सरल प्रश्न कमजोर विद्यार्थियों को। तो
तो कठिन प्रश्न जो है जो ज़्यादा मैच्योर स्टूडेंट है उससे पूछेंगे, और जो ईज़ी प्रश्न है वो जो है कमज़ोर बच्चों से पूछ सकते हैं। प्रश्न की भाषा सरल हो, शिक्षक जो है कठिन शब्द का प्रयोग ना करें, तो ये भी ध्यान रखना है कि लैंग्वेज जो है वो ईज़ी होना चाहिए और यहाँ पे हार्ड वर्ड यूज़ नहीं करना है। सभी प्रश्न बच्चों को बढ़ावा देने वाले होने चाहिए और ऐसा प्रश्न होना चाहिए और क्वेश्चन इस तरीके से होना चाहिए कि वो मोटिवेट करने वाले हो बच्चों को। साथ में प्रश्न जो है सभी विद्यार्थियों से करें, ना कि विशेष विद्यार्थियों से, स्टूडेंट से। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि प्रश्न जो है केवल एक ही विद्यार्थी से नहीं करना है, सभी को जो है इन्वॉल्व करना है। वही बातें यहाँ पे की गई है, ठीक है। उसके साथ ही प्रश्न विषय के अनुरूप एवं अर्थपूर्ण होना चाहिए। तो जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं वो विषय के अनुरूप ही होना चाहिए। अब विषय से हटकर पूछ लेंगे तो बच्चे कहाँ से बता पाएंगे, ठीक है। तो मीनिंगफुल होना चाहिए और आपके रिलेवेंट टॉपिक से होना चाहिए क्वेश्चन। प्रश्न विनम्रता पूर्वक जो है पूछे जाए, तो आस्क क्वेश्चन क्वालिटली जो है आपको पूछना है। उसके साथ ही किसी विद्यार्थी पर हमला ना करें, उसे परेशान ना करें। बहुत सारे टीचर होते हैं, बच्चे अगर बदमाशी कर रहे हैं फिर तो उसे उसके ऊपर हमला करके प्रश्न पूछते हैं। पहले ऐसा होता था ना कि चौक या डेस्टर पे ध्यान नहीं दे रहे बच्चे, तो इस तरीके से पूछ ले, चलो बताओ क्लास में क्या चल रहा है, इस तरीके से आस्क क्वेश्चन तो हो गया। तो अटैक करके इस तरीके से जो है पर्टिकुलर स्टूडेंट को जो है क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। प्रश्न जल्दीबाजी ना पूछे, विद्यार्थियों को सोचने के लिए और विचार विनिमय के लिए जो है समय देना चाहिए। तो जल्दीबाजी प्रश्न नहीं पूछना है, उसे सोचने का समय भी देना है, विचारने का। बार बार प्रश्न ना पूछे, वाक्य बदल कर पूछे। एक ही प्रश्न को बार वाक्य बदल कर यहाँ पे पूछना है। हाँ या ना वाले प्रश्न नहीं पूछने चाहिए क्योंकि वो अस्पष्ट हो सकते हैं। तो हाँ और ना वाले प्रश्न नहीं पूछना चाहिए ज्यादातर, क्योंकि वो जो है अस्पष्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। उसके साथ केवल प्रश्न करने के लिए प्रश्न न करें। तो ऐसा ना करें कि प्रश्न कर दिए उधर से भी प्रश्न ही आ रहा है, तो इस तरीके का प्रश्न नहीं करना चाहिए। अपूर्ण प्रश्न न पूछे, आधा अधूरा जो क्वेश्चन इनकम्प्लीट क्वेश्चन नहीं पूछना है। तो ये सारी विशेषताएं आपको ध्यान रखना है। अच्छे प्रश्न के आधारभूत गुण क्या क्या होने चाहिए ये ध्यान रखना है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको पूरा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि अंत में पाठ प्रस्तुत करते समय योग शिक्षक और भी अच्छा कर सकता है यदि कुछ प्रश्न वर्ग शुरू करने वाले वातावरण से पूछे, और उसमें बहुत लाभ होता है। इस प्रकार शिक्षक फिर से अलग अलग पुस्तकीय विषय जैसे पतंजलि योग दर्शन, हठ ग्रंथ, सांस्कृतिक मिश्रण, दिमागी स्वास्थ्य, शरीर व्यवस्था, देह शास्त्र, योग अभ्यास आदि प्रस्तुत कर सकता है। अंततः शिक्षण का हेतु सिद्ध हो जाता है और सीखने में जो है प्रगति अच्छी होती है, और किसी भी कीमत पर योग शिक्षक इस प्रश्नोत्तरी पद्धति को ना भूले, ठीक है। तो यहाँ पे अंत में बताइए पाठ प्रस्तुत करते समय जो है योग शिक्षक और भी जो है अच्छा कर सकता है, तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अब पाठ नियोजन, मम्मी मम्मी पापा को पानी दो, और ये स्पीकर बंद कर दो, स्पीकर बंद करो, स्पीकर बंद। पाठ नियोजन, लेसन प्लानिंग देखेंगे चैप्टर 8, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो हमने पूर्व में देखा है कि अध्यापन का हेतु छात्रों में अच्छे परिवर्तन करना होता है। इस हेतु की पूर्ति के लिए अध्यापन द्वारा सफल नियोजन किया जाना आवश्यक है। अतः प्रत्येक पाठ की योजना बनाई जानी चाहिए। तो यहाँ पे लेसन प्लानिंग की बात की जा रही है। टीचर जब क्लास में जाता है उससे पहले उसके दिमाग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या उसको प्लानिंग करनी है, क्लास में जाने से पहले क्या क्या चीजें उसको देख के जानी है, और किस तरीके से उसे क्लास को इम्प्लीमेंट करना है, वो सारा तैयारी करके जाएगा टीचर। क्योंकि अगर तैयारी करके नहीं जाता है तो वो जो है सक्सेसफुल टीचिंग नहीं मानेगा, और टीचर को बिल्कुल तैयार करके जाना चाहिए। वही बातें यहाँ पे की गई है। तो लिखित पाठ नियोजन के लाभ इस प्रकार है। अब लिखित पाठ नियोजन के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि रिटेन जो है लेसन प्लान होना चाहिए। आप लोग स्कूल कॉलेज में जब बीएड करने वाले जो बच्चे होते हैं
उसे जो है बताया जाता है किस तरीके से पाठ नियोजन जो है टीचिंग लेसन प्लान किस तरीके से बनाया जाएगा, इस तरीके से सारा कुछ बताया जाता है। और हम लोग भी जैसे क्लास में लेके जाते हैं तो उससे पहले दिमाग में सोच के जाते हैं क्या क्लास में लेना है, किस तरीके की टीचिंग करनी है, सारी चीजें देखना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है लिखित पाठ नियोजन के लाभ हम लोग देखेंगे। इससे अध्यापक को अपने विचार को गठित करने में सहायता मिलती है। अगर पहले से ही आप सोच लेंगे कि आपको क्या-क्या चीजें बतानी है, तो आपके विचारों को गठित करने में सहायता मिलेगी। ठीक है? इट्स हेल्प द टीचर टू ऑर्गेनाइज हिज थिंकिंग। उसके बाद इसमें अध्यापक का आत्मविश्वास बढ़ता है और वो मार्ग जो है विचलन से बचता है। तो ये भी ध्यान देना है कि आत्मविश्वास यहाँ पे टीचर का बढ़ता है। ठीक है? टीचर का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ता है अगर इस तरीके से लेसन प्लानिंग अगर तैयार करके जाता है और उसका डायरेक्शन जो है लेसन सॉरी स्टडी के जो है डायरेक्शन जो है उसका चेंज नहीं होता, लूज नहीं होता है, ये बताएंगे। ये सब एक-एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखें। अध्यापन प्रक्रिया और उद्देश्यों में मन में रखने में सहायता करता है। तो पहले से अगर आप सोच लेते हैं ये करना है तो माइंड में रखा रहता है, आप उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट कर शिक्षक सामग्री की उपलब्धता पक्की हो जाती है और अंत समय में पर्याप्त सामग्री के किसी को भाग-दौड़ या फिर जन्य चिंता से बच जाते हैं। तो जैसे अगर नीति वगैरह का अभ्यास कराना हो तो पहले से ही आपको पता है कि नीति पॉट लेके जाना है, इससे पानी की व्यवस्था करके रखना है, कितना नमक नमक डालना है, वो सारी चीज़ें आप करके रखेंगे ताकि जो है आपको उस चीज़ों को करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। उसके साथ ही भविष्य की योजना के लिए भी एक सहायक होता है। तो भविष्य की योजना के लिए आपको तो पता है कि टीचर जो है हमेशा एक स्टूडेंट की तरह कार्य करता है, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ क्लास से सीखता ही है। कोई भी टीचर अगर पढ़ाता है, तो कुछ ना कुछ सीखता ही है। तो फ्यूचर प्लान के लिए जो है ये अच्छा है। ओके, क्लियर है ये लिखित पाठ नियोजन? इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इसमें अच्छे से ध्यान देना है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि लिखित जो हमारे अ, ये तो हो गया। अब अच्छी पाठ योजना के आवश्यक गुण क्या-क्या हो सकते हैं? अच्छी पाठ योजना के आवश्यक गुण। 2 सेकंड। अ, ओके। तो यहाँ पे गुड लेसन प्लान का हम लोग देख सकते हैं कि अच्छी पाठ योजना के आवश्यक गुण क्या है। तो इसे जो है उपयोग के कुछ समय पूर्व बनाना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब बनाना चाहिए हमें लेसन प्लान। तो प्रयोग के कुछ समय पूर्व, या स्पष्ट और विस्तृत और स्पष्ट तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, डिटेल जो है यहाँ पे चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए। इसके साथ ही व्यक्तित्व भिन्नता पर विचार यानी ध्यान में रखकर बनाई जानी होनी चाहिए। तो यानी कि क्लास में बहुत तरीके के स्टूडेंट है, सबका सोचने का तरीका अलग-अलग हो सकता है। तो इंडिविजुअल जो है डिफरेंस को देखते हुए आपको इसको बनाना चाहिए और इसमें निम्न बातें समाविष्ट हो। तो कौन-कौन सी बातें समाविष्ट होनी चाहिए? पाठ के उद्देश्य का कथन क्या है? क्रियाओं और अनुभवों का क्रमबद्ध कथन, आवश्यक सामग्री की सूची, प्रयुक्त क्रियाविधि का विवरण, पूर्व और पश्चात योजनाओं को जोड़ने का प्रावधान। पहले क्लास में क्या पढ़ाया और अभी आने वाले क्लास में क्या पढ़ाने वाले, तो उससे कनेक्ट करेंगे कि कल हमने ये बताया, आज उससे आगे पढ़ा रहे हैं। तो पाठ के अंत में अध्यापक द्वारा की गई टीका-टिप्पणी देने का प्रावधान। ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन और स्टेटमेंट मटेरियल्स नीडेड, उसके बाद है डिस्क्रिप्शन ऑफ मेथड एंड प्रोसीड्यूर्स टू बी यूज्ड। ठीक है, प्रोविजंस ऑफ लिंकिंग प्रीवियस एंड फ्यूचर प्लान टू बी यूज्ड। ठीक है, प्रोविजंस फॉर कमेंट्स बाय द टीचर आफ्टर द लेसन। तो ये सारी बातों को जो है समाविष्ट होनी चाहिए, इसमें निम्न बातें जो है समाविष्ट हो। अब आगे क्या बताया गया है कि अध्यापक के लिए जिस किसी विधि को प्रयुक्त किया जाए वह हेतु और अपेक्षित परिणामों से मेल खाने वाली हो। उपलब्ध विधियों में सर्वोत्तम हो, उपलब्ध जो विधियां हैं वो सर्वोत्तम हो एवं सिखाई जाने वाली क्रियाएं से समायोजित हो। समय, स्थान और सामग्री की दृष्टि से भी वो संभव हो। तो इस तरीके से वहाँ पे देखना भी है कि जो चीज़ें हम बोल रहे हैं वो चीज़ें उपलब्ध भी है कि नहीं और वो समय भी उस चीज़ के लिए सही है कि नहीं, स्थान भी वो सूटेबल है कि नहीं, ये सारी चीज़ों को देखना होता है। अध्यापक किसी विशिष्ट विधि या फिर उचित उपयोग करने की
कुशलता होनी चाहिए और अध्यापक को खुद वो चीज़ आना भी चाहिए। छात्रों को विधि का हेतु एवं अनुस्थापन, ठीक है? ओरिएंटेशन बताया जाना चाहिए। उसके साथ ही यौगिक पाठ तत्काल उद्देश्य किसी यौगिक अभ्यास की प्रस्तुति और क्रियाविधि है। साथ ही साथ यह भी कि पाठ में सहभागी छात्रों को अभ्यास का स्पर्श भी हो और जिससे कि उनको भविष्य में करते रहने की प्रेरणा मिले और वे इसका पूरा लाभ उठा सके। अब जैसे हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल ही ले सकते हैं, जिसमें हम लोग षटकर्म को ले सकते हैं। हम लोग अभी भी जैसे नीति का अभ्यास हो, कुंजल का अभ्यास हो, आज ऐसा आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से हम लोग को क्लास में प्रशिक्षण दिया गया है। तो यहाँ पे भविष्य में भी वो करते रहे, उसे प्रेरणा मिले और इसका वो पूरा लाभ उठा सके, दूसरों को भी सिखा सके। तो ये जो है पाठ योजना सुनियोजित और जो है कार्यान्वित हो। अब आगे देखेंगे यौगिक पाठ संचालित करने की दृष्टि से कुछ संकेत दिए गए हैं। तो किस तरीके से हम लोग जब योग की कक्षा को लेते हैं तो किस तरीके से हम लोग देखेंगे, किस तरीके से एटमॉस्फेयर होना चाहिए, बैठने की क्या व्यवस्था है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग पाठ नियोजन बोल सकते हैं। पाठ नियोजन के लिए यहाँ पे जैसे हम लोग देखेंगे 12 या 13 जो है इसकी तरीके बताए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग जो है सिटिंग द एटमॉस्फेयर यानी वातावरण का निर्माण करेंगे। जैसे योग सिखाने वाले हैं तो प्रदर्शन अभ्यास करवाएंगे, अभ्यास का विश्लेषण करेंगे, छात्रों का व्यक्तित्व अभ्यास करने हेतु समय देंगे, समूह अभ्यास करवाएंगे, अशुद्धि सुधार करेंगे, निर्देश कार्य करेंगे, प्रदर्शन पुनरावृत्ति करेंगे, अभ्यास पुनरावृत्ति, फिर प्रदर्शन पुनरावृत्ति, फिर विश्राम की अवधि। तो इस तरीके से 12 जो है यहाँ पे बताए गए। उसी तरीके यहाँ पे इंग्लिश में भी देख लेते हैं। सेटिंग द एटमॉस्फेयर, इंट्रोडक्शन टू द प्रैक्टिस, डेमोन्स्ट्रेशन प्रैक्टिस एंड एनालाइजिंग द प्रैक्टिस, स्टूडेंट इंडिविजुअल प्रैक्टिस टाइम्स, ग्रुप प्रैक्टिस, correcting mistakes and giving instructions, repeat जो है demonstration, repeat practice, repeat demonstration और rest period। तो ये 12 जो है आपके बताए गए हैं पाठ नियोजन। ठीक है, पाठ नियोजन इसको हम लोग बोलेंगे, जो कि 12 टोटल बताए गए हैं। इसको एक साथ क्रम में लिख लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में जो है सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, योगा लेसन्स सक्सेसफुल्ली किस तरीके से हम लोग कंडक्ट कर सकते हैं योगा के क्लास को, उसके लिए क्या लेसन प्लान होनी चाहिए एक टीचर के मन में। ठीक है, योगा करवाने से पहले तो ये सारा चीज को, ताकि वो सक्सेसफुल्ली इसे परिणाम में ला सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वातावरण का निर्माण करेंगे। उस तरीके से इन्वायरमेंट बनाना है ताकि बच्चे जो है वहां पे सीखने के लिए अग्रसर हो। तो वातावरण के निर्माण के लिए क्या बोला गया है कि योग का पाठ शांतिपूर्ण वातावरण में प्रारंभ होना चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग योग करवाते हैं, सबसे पहले शांतिपूर्ण वातावरण ढूंढते हैं एवं किसी छोटी प्रार्थना या प्रार्थनामयी मनोदशा से प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो प्रार्थना से शुरू कर सकते हैं। उसके साथ ही यथासंभव ये किसी ध्यान धारणात्मक आसन में स्थिर होकर किया जाना चाहिए और किसी उपयुक्त संरचना में छात्रों को बैठाया जाए। जैसे कि हम लोग कल पढ़ रहे थे ना, अर्धचंद्राकार या फिर आयताकार, इस तरीके से बैठने की भी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि टीचर जो अच्छे से दिख सके। उसके साथ ही शांतिपूर्ण और प्रार्थना में मन स्थिति से जो है छात्रों में उचित जो है आंतरिक वातावरण बनता है, जो कि यौगिक पाठ के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो ये पहली बात की। इसी में दूसरी बात है कि क्या की गई है, तो यौगिक अभ्यास को प्रस्तुत करने के साथ जो है पाठ का आरंभ होता है। तो सबसे पहले यौगिक अभ्यास शुरू करने से पहले क्या करते हैं, उसका आरंभ करते हैं। पाठ के आरंभ करने के 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में अभ्यास की पृष्ठभूमि सहित मौखिक प्रस्तुतिकरण। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि पहले मौखिक प्रस्तुतिकरण होगा या फिर अभ्यास संबंधी अधिक सूचनाएं दी जाएगी। और यहाँ पे क्या बताया गया, मौखिक प्रस्तुतिकरण और इसमें अभ्यास संबंधी अधिक से अधिक सूचनाएं दी जाए। उसके साथ ही छात्रों में रुचि उत्पन्न करने के लिए प्रेरणा देने के हेतु से यह भाग होता है। अध्यापक की अभ्यास संबंधी जानकारी और उसे प्रस्तुत करने की कुशलता पर यह निर्भर करता है। और पाठ कितना अधिक रोचक और प्रेरक बने तो ये टीचर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एक एक पॉइंट पे जो है क्वेश्चन क्रम में लगाने के लिए दिया जाता है। सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं या फिर सबसे पहले हम लोग
सब्जेक्ट के बारे में बता ही देंगे, उस आसन के बारे में, इस तरीके से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मौखिक प्रस्तुतिकरण से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पृष्ठभूमि सहित मौखिक प्रस्तुतिकरण हम लोग शुरुआत में देते हैं पहले भाग में। ठीक है, तो ये आपका दूसरा हो गया। उसके बाद तीसरा देखेंगे प्रदर्शन का अभ्यास। तो तीसरा में डेमोन्स्ट्रेटिंग प्रैक्टिस, यहाँ पे क्या करते हैं, पाठ का दूसरा भाग जो है अभ्यास के आदर्श प्रदर्शन के लिए जो है रखा जाए। तो यहाँ पे प्रदर्शन अभ्यास करवाया जाता है, यानी कि दृश्य श्रव्य सामग्री को इस कार्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। यद्यपि स्वयं अध्यापक द्वारा अभ्यास का प्रदर्शन प्रस्तुत करना अधिक प्रभावी और व्यवहारिक होता है। तो यहाँ पे टीचर ये तो खुद कर उस आसन को करके दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। यथासंभव वह प्रदर्शन सफल, दोष रहित और पूर्ण होना चाहिए। उसके साथ ही जो बताया जा रहा है उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए, वो पूर्ण होनी चाहिए, और जिससे अभ्यास का एक पूर्ण चित्र जो है छात्रों के सम्मुख बन जाए, और छात्रों के सम्मुख जो एक पूरा चित्र जो है बच्चों के माइंड में बैठ जाए। उसके साथ ही दृश्य श्रव्य सामग्रियों से प्रस्तुत किसी अभ्यास की तुलना में अध्यापक द्वारा प्रत्यक्ष प्रदर्शन के माध्यम से किए गए कार्य से जो है छात्रों में अध्यापक के प्रति सराहना का भाव और आदर उत्पन्न होता है। तो आप देखे होंगे अगर कोई टीचर अच्छे से आसन वगैरह लगाता है तो माइंड में ये उत्पन्न होता है, अच्छा सर इतनी अच्छे से कर तो अच्छा लगता है, सर के प्रति आत्मविश्वास भी जाग जाता है कि सर तो इतना अच्छा है, मुझे भी आ जाएगा। तो ये बात किया गया, प्रदर्शन का अभ्यास जो है अगर टीचर करे तो ज्यादा अच्छा है, ये बातें यहाँ पे बताई गई है। चौथा नंबर पे देखेंगे हम लोग एनालाइजिंग द प्रैक्टिस। तो यहाँ पे जब टीचर बताएं उसके बाद क्या होगा, योगाभ्यास के पूरे प्रदर्शन से एक सर्वसाधारण चित्र बनने में जो है सहायता हो सकती है, परंतु यह क्रियाविधि की विस्तृत अवस्थाओं का परिचय देने में पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो केवल क्रियाविधि का विस्तृत अवस्थाओं में परिचय देना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इसके लिए अभ्यास का विश्लेषण आवश्यक है। तो अभ्यास का विश्लेषण भी यहाँ करना जरूरी है। क्रियाविधि की अंतर्दृष्टि उसके विविध भागों के विश्लेषण से और अंत में उनके प्रदर्शन से ही प्राप्त होता है। तो जब तक बच्चे करेंगे नहीं तब तक उसे थोड़ा उतना समझ में आएगा। जब क्रियाविधि कठिन होती है तब योगाभ्यास का विश्लेषण और अधिक आवश्यक हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है ये वर्ड को। उसके साथ ही जब अभ्यास सरल होता है तो प्रदर्शन मात्र ही पर्याप्त होता है, केवल प्रदर्शन करके दिखला दिए तो हो गया। लेकिन अगर कठिन अभ्यास है तो उसका विश्लेषण भी करना पड़ेगा, उसे एनालाइज भी करना पड़ेगा। जब अभ्यास का विश्लेषण होता है तो उसे अंशों में प्रदर्शित किया जाता है, तब उसकी क्रियाविधि को संक्षिप्त और स्पष्ट विवरण सहित जो है पूरा किया जाना चाहिए। छात्रों को अभ्यास के महत्वपूर्ण विशेषताओं को उजागर किया जाए, और यहाँ पे छात्रों की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं जो भी उसके बारे में वो सारा उजागर करना चाहिए। इन विशेषताओं में क्या करे क्या ना करे ये भी स्पष्ट होना चाहिए। तो कोई भी अभ्यास को सिखाने से पहले, कोई भी आसन को सिखाने से पहले किसे करना चाहिए किसे नहीं करना चाहिए, किसके लिए लाभकारी है किसके लिए नहीं है, किस तरीके से टेक्निक यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजों को हम लोग अभ्यास के विश्लेषण में बताना जरूरी होता है। ठीक है, एनालाइजिंग द प्रैक्टिस में। ओके, क्लियर है सभी को? 5वें नंबर का अब हम लोग देखेंगे। ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। छात्रों में व्यक्तित्व अभ्यास करने की हेतु समय। तो व्यक्तित्व अभ्यास के लिए समय भी की बात की गई, यानी कि छात्र जब किसी प्रदर्शित क्रियाविधि को देख लेता है, जब टीचर करके दिखा दिया वो देख लिया, तब उसे जो है स्वयं ही करके देख लेने की स्वाभाविक इच्छा उत्पन्न होती है। जब टीचर करके दिखाते तो बच्चा को लगता है अच्छा हम भी करते हैं, वो देख के ट्राई करता है। अतः उन्हें स्वयं अभ्यास करने के लिए समय दिया जाए, जिससे वो स्वयं देख ले कि कितने सफलता से वो इसे कर पाते हैं। जब छात्र अभ्यास कर रहे हो उस समय अध्यापक को उन्हें देखते रहना चाहिए और उनकी कठिनाइयों, अशुद्धियां और आदि जान लेनी चाहिए। जो बच्चे गलत कर रहे हैं या कि सही कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो उसमें सुधारना भी है टीचर का काम यहाँ पे। उसके बाद उसमें उसे जो है उन अस्पष्ट अशुद्धियों को सुधारना चाहिए जो कि हानिकारक हो, और प्रायः की जाने वाली उन अशुद्धियों को छात्र के ध्यान में लाया जाना चाहिए कि बार बार वही गलती आप कर रहे हैं, इस वजह से आपसे ये नहीं हो पा रहा है। प्रदर्शन द्वारा की गई पुनरावृत्ति के द्वारा अभ्यास को आंशिक और पूर्ण ढंग से कराकर अशुद्धियां जो है छात्रों के ध्यान में आ जाती है। तो उसी तरीके से बार बार अगर रिपीट किया जाता है तो वो चीजें जो है ठीक हो जाती है, फिर से बच्चों की अशुद्धियां जो है खत्म हो जाती है। तो छात्रों में व्यक्तित्व अभ्यास करने के लिए समय जो है दिया जाना आवश्यक है, ये बताया गया।
अब ग्रुप प्रैक्टिस की बात की जा रही है। अब हम लोग कभी भी क्लासरूम में सीखते तो एक तरीके से ग्रुप प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बार अभ्यास की रुचि उत्पन्न हो जाने और क्रियाविधि से परिचित हो जाने पर अध्यापक पूरी कक्षा को अपने मार्गदर्शन में औपचारिक रूप से एक साथ अभ्यास करने को कह सकता है। सामूहिक सहभाग से छात्र को अपने कार्य की कल्पना अन्य सहभागियों की तुलना में आ जाएगा। इससे क्या हो जाता है कि कभी-कभी जैसे कि ये वाली विधि में अगर छात्र सीख गए तो ठीक है, थोड़ा-मोड़ा अगर गलती भी हो रहे हैं तो बाकी छात्र अगर सीख चुके हैं तो जब उसको समूह में अभ्यास कराते हैं, तो बगल वाले बच्चों को देखकर भी सीख जाते हैं, कि अच्छा हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं। बार-बार अगर अशुद्धि हो रही है तो। ठीक है? तो पहले व्यक्तित्व अभ्यास है, तब सामूहिक अभ्यास है, ये ध्यान देना है, बच्चे इसमें बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं और गलत होता है हमेशा क्वेश्चन। तो पहले व्यक्तित्व अभ्यास है, इंडिविजुअल प्रैक्टिस है पहले, उसके बाद जो है ग्रुप प्रैक्टिस है। ठीक है? इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद अशुद्धि सुधारना, करेक्टिंग मिस्टेक। तो अशुद्धि सुधारने के लिए क्या बोला गया? छात्रों द्वारा समूह में अभ्यास करने से अध्यापक को यह ज्ञात होगा कि कहाँ पे अशुद्धियाँ होती है और कहाँ पर सुधार की आवश्यकता है। इससे व्यक्तित्व रूप से ध्यान देने पर लगने वाले समय बच जाते हैं। तो जो अलग-अलग शुरू में ध्यान दे रहे थे, उससे समय जो है टीचर का बच जाता है और अध्यापक इस प्रकार अशुद्धि अभ्यास कराने वाले छात्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा। यौगिक अभ्यास मूलतः व्यक्तित्व स्वरूप के होने के कारण को जब सामूहिक रूप से किया जाता है, तब व्यक्तिगत क्षमताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अब यहाँ पे अशुद्धि सुधारने में तो ये बात ठीक है कि अशुद्धि में सुधार होगा, लेकिन यहाँ पे बच्चों की क्षमता को भी तो देखेंगे ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बॉडी उतने फ्लेक्सिबल है नहीं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा उससे हो ही जाए। तो यहाँ पे व्यक्तिगत क्षमताओं का भी ध्यान रखना है, ठीक है? कि उसकी क्षमता उतनी ही है तो उतना ही कर पा रहा है। अब नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब उसे डाँट नहीं लगाना है। कोशिश करेगा तो धीरे-धीरे हो जाएगा। इस तरीके की यहाँ पे चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गिविंग इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश कार्य। तो निर्देश कार्य में क्या बताया गया है? सामूहिक अभ्यास में जब निर्देश दिए जाते हैं, तब यह ध्यान रखा जाए कि निर्देशों का हेतु अभ्यास की विविध अवस्थाओं के क्रम को सुझाना। अतः आदेश या निर्देश को बहुत मंद ताल से दिया जाना चाहिए ताकि अभ्यास करते समय झटके यानी कि जर्क को टाला जा सके और व्यक्तिगत क्षमताओं पर जो है उचित ध्यान रह सके। तो एकदम स्पीड में निर्देश नहीं देना, निर्देशन कार्य इस तरीके से करना है कि बच्चों को समय मिले उसे करने के लिए। औपचारिक ढंग से कार्य करने पर बल दिया जाना चाहिए, तो औपचारिक ढंग से करने पर जो है बल दिया जाना चाहिए इसमें, ठीक है? इनफॉर्मल वे होना चाहिए परफॉर्मेंस रादर फॉर्मल वर्ड्स से। उसके बाद देखेंगे प्रदर्शन पुनरावृत्ति, रिपीट डेमोन्स्ट्रेशन। तो यहाँ हमें समूह में अभ्यास कराने के उपरांत कुछ छात्रों द्वारा की गई त्रुटियां को बताया जाना चाहिए और आवश्यक सुधार एवं त्रुटि न होने की दृष्टि से सुझाव दिए जाना चाहिए और उन बातों पर विचार प्रकट करना चाहिए जिनका स्पष्टीकरण होना आवश्यक है। तो बहुत सारे बच्चे जब एक साथ करवाया जाता है, फिर भी अगर किसी में त्रुटि नजर आ रही है तो एक बार फिर से उसको बताया जाता है, प्रदर्शन पुनरावृत्ति फिर से की जा रही है कि कहाँ पे मिस्टेक हुआ है, थोड़ा-सा यहाँ ध्यान दीजिए। इस तरीके से उसके साथ ही रिपीट प्रैक्टिस, फिर से प्रैक्टिस करवाया जाता है, समूह द्वारा क्रियाविधि को दोहराया जाएगा, फिर से समूह में अभ्यास करवाया जाएगा। उसके बाद फिर प्रदर्शन पुनरावृत्ति, फिर अध्यापक द्वारा पुनः प्रदर्शन प्रस्तुत किया जाए और मुख्य तथ्यों को फिर से स्पष्ट किया जाए। तो इस तरीके से फिर से यहाँ पे प्रदर्शन पुनरावृत्ति होगी। तो प्रदर्शन पुनरावृत्ति देखिए 3 बार हो रहा है, ये ध्यान रखना है, ठीक है? एंड लास्ट में विश्राम की अवधि यानी कि सामूहिक अभ्यास समाप्त होने पर छात्रों को शवासन या फिर विश्राम करने को कहा जाए, ठीक है? तो यहाँ पे रेस्ट पीरियड भी होना चाहिए, ठीक है? अब आगे देखेंगे कि जब एक से अधिक यौगिक अभ्यास कक्षा में प्रस्तुत होते हैं, तब पाठ के अंत में शवासन का अभ्यास कराया जाना श्रेष्ठकर होता है और कभी-कभी बीच-बीच में भी आवश्यक होता है, जहाँ पे हम लोग शवासन कराते हैं बीच-बीच में भी, ताकि उसकी क्षमता फिर से वापस आ सके। पाठ समाप्त होने के पूर्व अध्यापक को अभ्यासों के महत्वपूर्ण तथ्यों का सार बताना चाहिए कि आज आपने जो सीखा है, उससे ये लाभ है, वो जो भी कुछ भी है, उसको सार बताना चाहिए कि क्या-क्या हमने सीखा। उसके बाद इससे अभ्यास जो है शुद्ध और सफलता से कराने में जो है सहायता मिलती है। छात्रों द्वारा अभ्यास से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए उसे प्रेरित करें
और ताकि छात्रों की स्मृति पटल पर जो है अभ्यास की छाप जो है ये हो सके। तो आज आपने क्या-क्या सीखा, ये इस तरीके से बच्चे से प्रश्न पूछना चाहिए। बच्चे भी प्रश्न यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये लास्ट में बताया गया। उसके बाद देखेंगे यौगिक पाठ को क्रियान्वित करने की स्पष्ट एवं पूर्ण प्रक्रिया में निम्नलिखित बातें होती है। तो कैसे क्रियान्वित करेंगे हम लोग उस पाठ को? तो यहाँ पे उसकी पूर्ण प्रक्रिया के बारे में देखेंगे। एक बार इसको यहाँ पे देखते हैं। प्रार्थना या फिर प्रार्थना में मन स्थिति से कक्षा को अनुकूल वातावरण बनाना, शुरुआत में हम लोग। उसके बाद शाब्दिक प्रस्तावना द्वारा जो है योग संकल्पना की स्थापना करना। एंड थर्ड में जो है यौगिक अभ्यासों का पूर्ण चित्र प्रदर्शन द्वारा प्रस्तुत करना। संपूर्ण क्रियान्वयन को अवस्थाओं या फिर भागों में विश्लेषित करना। फोर्थ नंबर में एनालाइज करना। फिर फिफ्थ में बताया गया अभ्यास का अनुभव प्राप्त होने के लिए बच्चे को समय दिया जाना चाहिए। अध्यापक के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में सामूहिक अभ्यास करना चाहिए टीचर के सामने। अभ्यासों में होने वाली त्रुटियों का पता लगाना और उसे सुधार करना, ये बताया गया है 7वें में। कार्य का पुनः विश्लेषण के महत्वपूर्ण तथ्यों पर बल देते हुए निर्देश देना। अभ्यास में विद्यमान विविध प्रवस्थाओं का स्पष्टीकरण करते हुए पूर्ण प्रदर्शन जो है प्रस्तुत करना। समूह द्वारा पुनः अभ्यास करना। प्रदर्शन, चर्चा और संपरिवर्तन की आवश्यकता हो तो अल्पक्षम छात्रों के लिए सहायता अभ्यास द्वारा पूर्ण अभ्यास का जो है पूरा चित्र प्रस्तुत करना। अंत में शवासन कराकर पूर्ण विश्राम करना। तो इस तरीके से यहाँ पे अध्यापक की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि उसे पाठ में ऊपर दी गई बातों का कितना उपयोग किया। स्मरण रहे कि आप जैसे करेंगे अध्यापन जो है वैसा ही होगा। तो यहाँ पे वही बातें की गई है। ठीक है। अब आगे यहाँ पे क्या बताया गया है, इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं यहाँ तक। आगे और क्या बताया गया है। ये तो लंबा हो जाएगा टॉपिक। अच्छा बस इतना ही है। वन सेकेंड रुकिएगा। ये सब पिक्चर है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। तो आगे अभ्यास के बारे में दिया गया है। ये हो चुका है ना, अभी जस्ट किए ना। ओके। थोड़ा सा और बचा है, इसको देख ही लेते हैं। ठीक है। तो ऊपर लिखे विचार उन यौगिक पाठ के संदर्भ में है जहाँ पे नए सिरे से अभ्यास प्रारंभ हुए हैं, परंतु योग पाठ एक अभ्यास सत्र भी हो सकता है। इस प्रकार के पाठ में पूर्व किए गए अभ्यासों को कराया जाता है और इन दो प्रकार के योग पाठ में अंतर होना स्वाभाविक ही है। पहले प्रकार के पाठ का मुख्य प्रयोजन नए अभ्यास को विस्तृत क्रियाविधि सहित सिखाना है, जबकि दूसरे प्रकार के पाठों में सीखी क्रियाविधि को करते रहने पर बल होता है और उससे जो है मूल क्रियाविधि न भूले और उससे होने वाले स्वास्थ्य के लाभ प्राप्त हो। अभ्यास युक्त योग पाठक में जो है आगे क्या बताया गया है कि किए गए योग अभ्यासों के समूह होते हैं। जो भी हम लोग योग अभ्यास करते हैं तो उसको समूह में याद रखते हैं। ज्ञात क्रियाविधि में से अर्थपूर्ण अभ्यास चुने जाते हैं। प्रगमन यानी कि प्रोग्रेशन के सिद्धांत पर आधारित क्रम होता है। तो जिस तरीके से टीचर हम लोगों को सिखाते हैं, शुरू में इजी वाला बताते हैं, बाद में धीरे-धीरे हार्ड की ओर लेकर जाते हैं। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर हम लोग जाते हैं, उसके बाद सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। यथासंभव होगा कि अभ्यासों के विविध
समूह आधिकारिक लाभ होने की दृष्टि से तान, शिथिलीकरण, श्वसन विधियां और ध्यान का उपयोग कर चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 बातें और बताई गई। अब आगे क्या बताया गया है कि अभ्यास पाठ में पूर्व के प्रस्तुत प्रकार के अनुसार शांतिपूर्ण वातावरण से प्रारंभ कर अंत में शवासन एवं ध्यान सहित शिथिलीकरण भी किया जाए, जिससे कि सहभागी छात्रों को चरम अनुभव मिल सके। योग पाठ ऊपर प्रस्तुत 2 प्रकारों का मेल हो सकता है। अभ्यास पाठ का कुछ समय के लिए संचालन कर अध्यापक पूर्व में चर्चित प्रकार से मिलते-जुलते नए अभ्यास प्रस्तुत कर सकते हैं। पूरे पाठ में योग अभ्यासगत समूह को ध्यानरत मन स्थिति पर बल दिया जा सकता है या फिर अंत में ध्यान अभ्यास पर अधिक समय दिया जा सकता है। अब ध्यान के लिए जो है एक चीज बताया गया है, ध्यान के लिए इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसको देखिएगा कि ध्यान जो है पाठ में संचालन हेतु कुछ संकेत दिए गए हैं। ध्यान को लेकर क्या बातें की गई है, तो ध्यान के बारे में बताया गया कि ध्यान एक क्या है, मानसिक युक्ति है जो कि प्रेरणा को परिसीमित करती है और उसके साथ ही अवधान को एक परिवर्तनीय प्रेरणा द्वारा जो है निर्देशित करती है। प्रारंभ से ही इसे जो है चेतना की अवस्था को बदलने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो हम लोग ध्यान इसलिए करते ताकि अपनी चेतना की अवस्था को बदल सके और यह धार्मिक अभ्यासों का भी एक अंग मानते हैं। हाल ही में ध्यान को एक धार्मिक अभ्यास की अपेक्षा चिकित्सा हेतु उपयोग में लाया जा सकता है। ध्यान को एक धर्म से परे अभ्यास के रूप में लिया जा सकता है। ध्यान की क्रियाविधि जीव प्रतिभरण यानी कि बायोफीडबैक क्रियाविधि और शिथिलीकरण अभ्यास से संबंधित है। तो ये जो पॉइंट दिया गया है इसे याद रखिएगा कि ध्यान की क्रियाविधि जो है जीव प्रतिभरण यानी कि बायोफीडबैक क्रियाविधि और शिथिलीकरण विधियों से संबंधित है। अब क्या-क्या जो है इसके ध्यान की विशेषताएं क्या-क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान की हम लोग अभी विशेषताओं को देखेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है ध्यान के दौरान शरीर एवं मन को गहरा विश्राम मिलता है। ध्यान के दौरान शरीर और मन को क्या मिलता है, गहरा विश्राम। 20-30 मिनट के ध्यान से प्राण वायु का ग्रहण जो है कम किया जा सकता है और 6 से 7 घंटे का निद्रा जो है यहाँ पे पूरा हो सकता है। तो ये बातें बताया गया कि ध्यान के दौरान जो है शरीर और मन को जो है गहरा विश्राम मिलता है और 20 से 30 मिनट के ध्यान से जो है प्राण वायु का क्या होता है, ग्रहण कम किया जा सकता है और साथ में 6 से 7 घंटे की निद्रा यहाँ पे हो जाएगा। अगर आप जो है 20 से 30 मिनट का अगर ध्यान करते हैं तो आपकी नींद जो है पूरी हो जाती है 6 से 7 घंटा का। हृदय गति और श्वसन गति आपकी घटती है जब आप ध्यान करते हैं। तो परानुकंपीय प्रभाव की ओर झुकाव हो जाता है, तो पैरासिम्पैथेटिक आपका एक्टिव हो जाता है। उसके बाद दुश्चिंता घटती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंजाइटी आपकी कम होती है। ध्यान अवस्था में विद्युत मस्तिका लेख जिसको ईईजी बोलते हैं, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम जिसको बोलते हैं, से ऊंचा अल्फा और बीच-बीच में थीटा तरंग प्रकार तथा निद्रा के समान असामान्य प्रकार की तरंगे दिखाई देती है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग ईईजी के बारे में पढ़े थे ना, उसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, जिससे हम लोग अपने मस्तिष्क के जो है तरंगे को चेक कर सकते हैं, ठीक है, ब्रेन की जांच करने के लिए कौन सा वेव चल रहा है। शरीर की क्रिया की दृष्टि से ध्यान को जागृत अल्प चयापचयात्मक अवस्था कहते हैं। उसके साथ ही नियमित अभ्यास करने पर ध्यान से जो है आचरण में परिवर्तन आता है, जो कि कई हितकर परिवर्तनों का द्योतक है। ये ध्यान के बारे में बताया गया। अब सावधानियां क्या रखेंगे हम लोग ध्यान को लेके, तो सावधानी यहाँ पे ये बोला गया है कि ध्यान की अपनी जो है परिसीमाएं हैं। सभी लोग ऐसा नहीं कि पहला ही दिन 30 मिनट तक ध्यान में बैठ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अपनी अपनी सीमा है, अपनी बॉडी की क्षमता के अनुसार, ठीक है। सभी व्यक्ति 20 से 30 मिनट के लिए जो है भी ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकते। तो सभी व्यक्ति 20 से 30 मिनट के ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को जो है अति ध्यान अभ्यास हानिकारक हो सकता है, जो कि
पहली बार कर रहे हैं वो इतना ज़्यादा कर लेंगे तो हानिकारक भी हो सकता है। अधिक अभ्यास से अधिक लाभ का सिद्धांत यहाँ पर लागू नहीं होता है। तो हम लोग ऐसा सोचते हैं ना कि ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा हमें। इस तरीके की बातें नहीं समझनी यहाँ पे, ठीक है? क्या-क्या काउज़ है ये देखना है। लंबी ध्यानावस्था द्वारा कुछ कठिन संवेगों से जो है मुक्ति हो सकती है। प्रतिकूल मनोविकार युक्त व्यक्ति में जो है ध्यान के अभ्यास से मनोविक्षिप्तता घटनाएँ अवक्षेपित हो जाती है और यहाँ तक कि स्वस्थ और स्थिर लोगों में लंबी ध्यानावस्था का अभ्यास प्रारंभ कराना जो है बुद्धिमानी नहीं है। तो जो भी स्वस्थ लोग हैं या फिर स्थिर लोग हैं, बोलते हैं ना कि आप ध्यान कोई भी लोग बैठ के ध्यान कर लेगा, तो उस हानि भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो स्वस्थ है, स्थिर है, फिर भी उसको लंबे समय तक ध्यान में बैठा देना, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। इस समस्या से बचने के लिए ध्यान का अभ्यास हिताचार से कराया जाना चाहिए। ध्यानाभ्यास को खिंचाव युक्त आसन, प्राणायाम जैसे तालबद्ध श्वसन और शवासन जैसी शीतलीकरण की क्रियाविधि का अभ्यास कराने के बाद कराना लाभदायक होता है। तो लास्ट में जो है ध्यान कराना ज़्यादा लाभदायक माना जाता है। यह संदेहास्पद है कि ध्यान को कभी जो है प्रभावी ढंग से सिखाया जा सकता है। वास्तव में ध्यान अवस्था अल्पकाल टिकने वाली ध्यान भाव दशा को प्रदान करने वाले विविध साधनों से बनी पृष्ठभूमि से सिद्ध होता है। ठीक है? तो आगे जो है ध्यान के सिखाने की विधि के बारे में बताया गया, किस तरीके से ध्यान को हम लोग सिखाएँगे। तो ध्यान सिखाने के लिए बताया गया मधुर स्वर और सरल क्रियाएँ विधियों के द्वारा बने ध्यानरत मनोभाव से उत्पन्न प्रशांत वातावरण को बनाने में योगदान देता है। तो शुरू में मधुर और सरल यहाँ पे ध्वनि होनी चाहिए। ध्यान को यांत्रिक क्रियाविधि से प्रस्तुत करने की अपेक्षा सहभागियों को ध्यान में मनोभाव में लाकर उनकी व्यक्तित्व क्षमता अनुसार समय निर्धारित करना, पर्याप्त समय के लिए उसे रखना चाहिए। अतः यह उचित है कि ध्यान को यौगिक अभ्यास के साथ करे, ना कि अलग से प्रस्तुत करे, जिससे कि वह अधिक प्रभावी और कम हानिकारक हो। यह ना भूले कि यौगिक अभ्यासों की परंपरा में ध्यान का स्थान इन अभ्यासों से अधिक ऊँचा है। सभी यौगिक अभ्यास परस्पर अनुपूरक होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करता है सारे योगाभ्यास। प्रत्येक अभ्यास न्यूनाधिक मात्रा में समान योगदान देते हैं। स्थिर, सुख और सीधी शरीर स्थिति जिसमें सिर, ग्रीवा और रीढ़ जो है सीधा हो और नियमित श्वसन किया जाता है, ध्यानावस्था में सहायक होता है। अब यहाँ पे अध्यापक का स्वमूल्यांकन। जब अध्यापक किन्हीं क्रियाओं को एक जैसे ढंग से सिखाता रहता है, तब जो है अध्यापन थोड़े समय में ही अरोचक हो जाता है। क्रियाओं में उचित जो है परिवर्तन और उन्हें जो है उचित ढंग से प्रस्तुत करने पर आधारित अध्यापक द्वारा स्वयं अध्यापन का निरंतर मूल्यांकन करते रहना आवश्यक है। उस मूल्यांकन में अध्यापक को स्वयं से प्रश्न पूछने चाहिए कि पाठ योजना बनाने में जो है पर्याप्त समय दिया और विचार किया गया। क्या छात्र उत्साहपूर्वक अनुक्रिया करते हैं जब भी उसे सिखाया जा रहा है तो? क्या उसे अध्यापन में जो है नए अनुभव आए? क्या वह विविध प्रक्रियाओं और जो है गठनों में सुधार कर सकता है? क्या कार्य में पिछड़े छात्रों के लिए पर्याप्त समय और ध्यान दिया जाता है? और क्या छात्र जो है सर्वसाधारणतः अपने निष्पादन में सुधार कर रहे हैं? इत्यादि ये सारे जो है प्रश्न पूछना चाहिए। प्रगतिशील अध्यापक को अपने अध्यापन कार्य में सदा प्रयोग करते रहना चाहिए और नियमित रूप से मूल्यांकन भी करते रहना चाहिए। तो खुद का मूल्यांकन भी टीचर को करना ज़रूरी है, जिससे वह एक सक्रिय अध्यापक बनकर स्वयं को और छात्रों को जो है संतुष्ट कर सके। तो इस तरीके से टीचर को खुद से प्रश्न पूछना चाहिए कि वो जो लेसन प्लान बना रहा है, क्या वो सही है? वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो ये सारी बातें जो है यहाँ पे बताया गया है। ठीक है? अब यहाँ पे जो किस तरीके से पाठ योजना बनाता है एक शिक्षक, एक हम बस बता देते हैं क्योंकि इसके बहुत 2-3 तरीके से दिए गए हैं। तो सबसे पहले अध्यापक अपना खुद का नाम लिखेगा पाठ नियोजन बनाते समय, फिर विद्यालय का नाम लिखेगा, फिर कौन से समय में 7 या 8 बजे या 10 बजे उसकी क्लास है वो टाइमिंग लिखेगा और पूर्व में सिखाए गए अभ्यास यानी कि पहले जो है क्या-क्या अभ्यास सिखाया गया उनके द्वारा, ठीक है? वो जो है
उसको लिखेगा कि पिछले क्लास में हमने क्या-क्या पढ़ाया, जैसे भुजंगासन या अर्धशलभासन, पश्चिमोत्तानासन, चक्रासन या शवासन, जो भी उसने पिछले क्लास में सिखाया उसको लिख लेंगे। और पाठ का लक्ष्य क्या है, आज का जो अभ्यास है, यहाँ पे आज का जो अभ्यास है प्रीवियस क्लास के बाद आज का, और क्या लक्ष्य है, आज क्या पढ़ाने वाले हैं वो, उसके साथ ही उद्देश्य क्या है, सहभागी छात्रों को वक्रासन की क्रियाविधि से परिचित कराना, पृष्ठ वंश पेशियों में तथा संधियों में लचीलापन लाते हुए सर्वसाधारण लचीलापन लाना। इस तरीके से उसका उद्देश्य भी लिखेंगे कि आज जो लक्ष्य है और उसका उद्देश्य क्या है, और सहायक सामग्री वो क्या यूज करने वाले हैं। ठीक है, उसके साथ जो है क्रिया विधि में यहाँ पे क्या बताया गया कि पाठ का प्रारंभ प्रार्थना से करेंगे। पहले सुखासन वाली स्थिति में बैठाना है, विद्यार्थियों को सामूहिक प्रार्थना का उच्चारण जो है किया जाए, यहाँ स्टेज बताया गया है। उसके बाद क्रिया विधि का प्रारंभ, पहले बैठाने की व्यवस्था, अभ्यास का प्रारंभ उसी स्थिति में बैठकर होता है। उसके बाद अभ्यास का मौखिक परिचय दिया जाता है। अध्यापक द्वारा वक्रासन का मौखिक परिचय निम्नलिखित बातों से दिया जाएगा। तो जो चीजें हम लोग ऊपर देखे थे ना, उसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, किस तरीके से मौखिक जो है परिचय दिया जाएगा। बस इतना ही, फोटो नहीं है। अच्छा, स्वास्थ्य रक्षण में पृष्ठवंश का महत्व, ये सारी चीजें। और आंशिक रूप से, फिर आंशिक और पूर्ण रूप से अध्यापक द्वारा वक्रासन का पूर्ण रूप से प्रदर्शन निम्नलिखित विधि से प्रदर्शन, ऐसे इस तरीके से बैठना है, पैर फैलाकर, इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद व्यक्तित्व अभ्यास कराएंगे। व्यक्तित्व अभ्यास के लिए जो है समय निर्धारित करेंगे। अशुद्धि को देखने में जो है सुधारना है, अशुद्धि को देखकर। फिर समूह अभ्यास कराएंगे, उसके लिए भी समय निर्धारित करेंगे। अशुद्धि को देखने और उन्हें सुधारना यहाँ भी होगा। पाठ का समाप्ति होगा जिसमें शिथिलीकरण और प्रश्न उत्तर का फिर कार्य। तो इस तरीके से जो है आपको एक और यहाँ पे दिया गया है पाठ नियोजन, बुक में आप इसे देख लीजिएगा। सेम जो चीजें ऊपर पढ़ाई थी उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि किस तरीके से हमें लेसन प्लान बनाना है और कैसे पार्ट में यहाँ पे देखना है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। ओके, तो ये जो है आपका पूरा क्लियर हो गया है। उसी को एक ही अभ्यास से नहीं, बहुत सारे अभ्यास से यहाँ पे समझाया गया, आप उसे पढ़ के अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश वाले में इसका एक और 2-3 पेज इसमें ऐड करना होगा, तो वो ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे आप खुद से, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ना, एक आप पाठ नियोजन खुद से बना सकते हैं। ठीक है, एक आप इस तरीके से लिख के आप खुद से भी उसका अभ्यास करके मुझे भेज सकते हैं लिख के, अगर आपको इसका प्रैक्टिस करना हो तो। ठीक है, पाठ की समाप्ति तक इस तरीके से यहाँ पे दिया गया इस बुक में, इसे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है आपके यौगिक अभ्यासों का तुलनात्मक अध्ययन बताया गया है कि उड्डयन बंद, अग्निसार, कपालभाति और नौली के बारे में। क्या इसमें तुलना हम लोग किस तरीके से करेंगे उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इसे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप इसे खुद ही देख सकते हैं और इसके बारे में और जानते भी हैं। ठीक है, अगर इसके बारे में एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, क्लियर है सभी को? आपका ये यूनिट 9 जो है कंप्लीट हो चुका है।